नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में अपने पैर जमाने की कोशिश करती कांग्रेस कभी सवाल उठाती है तो कभी मंदिर के रास्ते पर जाती है। कभी विरोधियों को परास्त करने का इरादा रखते हुए विधानसभा की 27 सीटों पर शुद्धिकरण का रास्ता चुनती है, लेकिन बाहर से ज्यादा उसके लिए घर के लोग ही मुश्किलें पैदा कर रहे हैं और ये मुश्किल खड़ी करने वाले एक बार फिर अपने ही हैं। जी हां, कांग्रेस नेता गंगाजल छिड़ककर दल बदल करने वाले नेताओं के प्रति जनता को जागरूक करेंगे। तो वहीं अभियान पर कांग्रेस नेता वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता उपचुनाव में पार्टी को ऐसा रणनीति का फायदा मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले मंत्री अनंत सिंह कंसाना का कहना है कि उन्होंने पहले ही विधानसभा का शुद्धिकरण कर दिया, कांग्रेस का शुद्धिकरण तो अब जनता करेगी। तो वहीं कांग्रेस के शुद्धिकरण अभियान पर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आत्मशुद्धि की आवश्यकता तो खुद कांग्रेस को है। हमारे कांग्रेसियों के मन में राय बनी है कि जो लोग धोखा दे गए, जो लोग पार्टी छोड़ गए, जिन्होंने स्थानीय जनता के साथ अन्याय किया, उन लोगों की भावनाओं को अनादर किया जाए और वहाँ पर शुद्धता की जाए। तो कांग्रेस परिवार के कुछ साथियों ने इस अभियान को चलाया है और जिन सीटों पर जो लोग छोड़कर गए हैं उन सीटों को गंगा जल से शुद्ध करने का अभियान चालू किया है। शुद्धिकरण अभियान का क्या अर्थ है मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अभी कोई पार्टी स्तर पे इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है विधायकों से। इस अभियान के बजाय हम लोग जो पार्टी के मुद्दे हैं, जो पार्टी की रीति नीति है, उस पर चर्चा करें, विकास के मुद्दे करें। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो आरोप वो लगा रहे थे पूर्व कांग्रेस सरकार पर कि भाई भ्रष्टाचार था, तो तुम मंत्री थे, खुद ही तो मंत्री थे, इसका मतलब तुम भी भ्रष्ट थे। पहले ही शुद्धिकरण हो चुका है। उन्हें जो 24 सीटों की वो बात कर रहे हैं ना, मैंने आज अखबार के माध्यम से पढ़ा, तो उनमें अशुद्धिकरण कहाँ है? शुद्धिकरण है तभी ये पोजीशन आई है इनकी। 15 महीने से कहाँ गए थे शुद्धिकरण के लिए? इनको दिख नहीं रहा था 15 महीने से कहाँ शुद्धिकरण। अब काय का शुद्धिकरण है? शुद्धिकरण तो हमने कर दिया, ये जाए तो जनता के सामने, जनता इनका शुद्धिकरण करेगी। 15 महीने में क्या विकास किया कमलनाथ जी ने? कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए जनादेश मिला था, न कि छिंदवाड़ा के लिए। सिर्फ कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन के रह गए, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। आत्मशुद्धि करना चाहिए इनको। वास्तव में वो जो कांग्रेस है उसको शुद्ध करके गए, अब इनको स्वयं का शुद्धिकरण अभियान चलाना चाहिए। वो तो पहले से ही शुद्ध है। मंदिर के बाद शुद्ध और अशुद्ध की राजनीति की जा रही है। बात यदि हम विधानसभा चुनावों की करें तो 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस की ओर से यदि हम बात करें तो शुद्धिकरण की राजनीति की जा रही है। लेकिन वही यदि हम तमाम कांग्रेसियों की बात कर लें तो कांग्रेसियों का खुद ये मानना है कि शुद्धिकरण की राजनीति से कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि जिस शुद्धिकरण की राजनीति को कांग्रेस के दिग्गज अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं अंतरकलह में गुटबाजी, अंतरकलह में विरोध के सुर आखिर क्यों सामने आ रहे हैं? सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 15 महीने तक कांग्रेस सरकार में रही और अब जाकर जब सरकार से बाहर आ गई है, इसके बाद कोशिश ये की जा रही कि शुद्धिकरण किया जाए, लेकिन क्या शुद्धिकरण का रास्ता सत्ता की मंजिल तक कांग्रेस को पहुंचाएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कांग्रेस पार्टी की, लेकिन सवाल इस बात पर उठता है कि कांग्रेस पार्टी के सारे नेता ही एक राय नहीं है। जिस तरह से हमारी आज बात कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह से हुई, उन्होंने साफ कहा कि मुझे तो इसकी जानकारी तक नहीं है। लेकिन अगर शुद्धिकरण की रणनीति अपनाई जा रही है 27 विधानसभा सीटों में, तो उनका साफ कहना था कि ये रणनीति कहीं ऐसा ना हो कि उल्टी पड़ जाए, इस रणनीति का असर जो है वो विपरीत हो जाए। तो साफ एक तरह से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सारे नेता एक राय नहीं है। एक तो खास बात ये रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायकों की बैठक बुला करके इस तरह से कोई रणनीति नहीं बुलाई, पदाधिकारियों की बैठक करके कोई बड़ी रणनीति तैयार नहीं की है। अचानक जिस तरह से आदेश जारी कर दिया गया कि शुद्धिकरण किया जाएगा 27 विधानसभा सीटों में, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं एक अलग से अंतरकलह यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। जी सुनील, मैं आपसे
आपसे संदीप ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो एक धड़े पर नहीं है, लेकिन क्या एक बार फिर वही कहा जा सकता है कि बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिल गया है? और बीजेपी का तो साफ तौर पर यह कहना है कि पहले अंतःकरण को शुद्ध कर ले कांग्रेस, क्योंकि उपचुनाव में यदि उतरना है तो मुद्दों से काम चलेगा, न सिर्फ जमीनी स्तर पर भटकाने की कोशिश जो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या बीजेपी को एक बार फिर बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है? बिल्कुल मुद्दा तो मिला है, और जिस तरह से भी आपने कहा कि अंतःकलह को यहाँ पर शुद्ध करने की जरूरत है कांग्रेस को। सबसे पहले तो उनको खुद अपने आप में सुधार करने की जरूरत है, पार्टी में सुधार करने की जरूरत है, पार्टी के नेताओं में विश्वास प्रकट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से नेताओं कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग गुटों में बटी नजर आई है, कोई भी एक छत के नीचे एक साथ नजर नहीं आया है। कहने के लिए तो कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग गुटी रणनीति गुटी दल में बढ़ चुकी है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए खुद घात। चलिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। राजपाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, विधानसभा उपचुनाव की बात की जा रही है और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि पहले शुद्धिकरण किया जाएगा और उसके बाद चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज हैं, बात यदि हम लक्ष्मण सिंह की कर लें तो उनका ये मानना है कि शुद्धिकरण से ज्यादा कोई समीकरण या ज्यादा कोई फायदा कांग्रेस को होने वाला नहीं है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या शुद्धिकरण को लेकर कांग्रेस एक जासम पर नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो शुद्धिकरण है ये है क्या वास्तविक में, काय का शुद्धिकरण? क्या अशुद्ध हो गया और किसने अशुद्ध करा? जिन सीटों पे उपचुनाव हो रहा वहां तो जनता ने कांग्रेस को जिताया था ना, और कांग्रेस को जब जनता ने जिताया था और उसके बाद में आपने वचन भंग करा और वही कांग्रेस के जो आपके जनप्रतिनिधि थे वो आपको छोड़ के चले गए, तो भैया शुद्धिकरण की आवश्यकता तो आपकी पार्टी की, आपकी रीति नीति की शुद्धिकरण की आवश्यकता है। उस क्षेत्र की शुद्धिकरण की आवश्यकता थोड़ी है, वो तो क्षेत्र पवित्र है। उन्होंने तो पवित्र मन से कांग्रेस को जिता दिया था एक बार। अब जब आप अपने वचन पूरे नहीं कर सके तो वही जो क्षेत्र है वो अब आपके साथ से हट चुका है, आपसे हट चुका है, तो अब वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। तो शुद्धिकरण तो आप अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के विचारों की करिए, अपने नेताओं के दिमाग का शुद्धिकरण करिए। कमलनाथ जी के दिमाग में जो कीचड़ भरा हुआ है उसको निकालने का काम करिए, उसका शुद्धिकरण करिए। जनता के क्षेत्र में क्या शुद्धिकरण करेंगे? और हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उन सीट पर आप जाकर और गंगा जल का छिड़काव करके उनको अपमानित करने का काम करेंगे, या किसने दिया आप? चलिए, लेकिन सर देखने वाली बात होगी कि शुद्धिकरण अभियान कितना सफल होगा। मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार जी। दुर्गेश जी, एक तरफ शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत करने वाली है कांग्रेस उपचुनाव की सीटों को लेकर, तो दूसरी ओर बीजेपी ये दावा कर रही है कि सीटों से ज्यादा शुद्धिकरण कांग्रेस अपने अंतरकलह का कर ले या अपने अंतःकरण का कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा कांग्रेस के लिए। आपकी प्रतिक्रिया? देश के अंदर लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास कौन कर रहा है सब जानते हैं। देश के अंदर निकृष्ट राजनीति कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। देश के अंदर मतदाताओं के मत को खरीदने का गलत कार्य कौन कर रहा है ये सब जानते हैं। देश के अंदर पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जनता के मतों को अपमानित किया, जनता के द्वारा चुने हुए नेता को भ्रमित करके उसको गलत राह पे लेके गई। अब गलत राह पे जो चलेगा उसको तो शुद्धिकरण से गुजरना पड़ेगा। और जिस तरीके मैं आपको सर माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगा, जैसा कि आपने बोला कि गलत चीजें हुई हैं, शुद्धिकरण से गुजरना होगा, लेकिन यदि वरिष्ठ कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह जी की हम बात कर लें तो उनका ये मानना है कि इससे पार्टी को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। देखिए, ये अपनी सबकी, मेरी भी कुछ सोच हो सकती है और लक्ष्मण सिंह जी की भी हो सकती है, और ये फायदे नुकसान से ज्यादा ये जागरूकता का मामला है। और जिस तरीके की सोच अभी मान्यवर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, दलित और आदिवासी, क्या व्यक्ति या किसी समाज के लिए हमने गंगा जल उठाने का ना मामला ले रखा है? वो क्या दलित समाज से व्यक्ति या आदिवासी समाज के व्यक्ति को माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। तो दलितों को हमेशा सदैव अपमानित करती है। लेकिन सर बीजेपी तो ये भी कह रही है कि शुद्धिकरण की जो आपका ये अभियान है इसको हम खुली चुनौती देते हैं। क्या ये आत्मविश्वास है बीजेपी का या अति आत्मविश्वास है? मैंने तो आपसे, भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास में है या भ्रमित है या उसका अति आत्मविश्वास है,
ये सब वो अपने पास रखे। चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए बिलबिला रहा है, जहाँ गलत है वही आदमी चिल्लाता है, नहीं साहब सामने वाला गलत। हमने तो कहा ना कि हमको क्षेत्र को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। हम यदि कहीं गंगा जल छिड़कने जा रहे हैं तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? इसका मतलब है कि आपने वहाँ कुछ गलत काम किया है। बीजेपी को आखिर क्यों दर्द हो रहा है? मैं एक बार फिर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, राजपाल जी की ओर आना चाहूंगा। राजपाल जी, कांग्रेस जो भी कदम उठाती है, जो भी अभियान चलाती है, कहीं ना कहीं विरोध बीजेपी का किया जाता है। हालांकि ये तो साफ है कि मुख्य राजनीतिक दल है तो विरोध और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की ही जाएगी, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी का अति आत्मविश्वास है। नहीं, देखिए, हम तो हमारे मतदाता पे भी विश्वास करते हैं, हमको हमारे नेताओं पे विश्वास है, और हमारी नीति और हम जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, हमको हमारी उस विचारधारा पे भी अति आत्मविश्वास है, अति विश्वास है जी। इसलिए अति विश्वास है हमारी विचारधारा पे कि हमने जिस विचारधारा को लेकर हमारा राजनीतिक सफर शुरू किया था, धारा 370 हमने इस देश के अंदर से खत्म करने का काम किया। हमने राम जी के मंदिर को बनाने की बात करी थी। 5 अगस्त को माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया। तो हमने जो विचारधारा और जो विचार लेकर हम चले, उस विचारधारा की हमारी लगातार विजयश्री का हम वर्ण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें तो विश्वास है हमारी विचारधारा पे, हमारे नेतृत्व पे, हमारे नेताओं पे। आपको पूरा विश्वास है, लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं शुद्धिकरण के अपने अभियान पर विश्वास है और कहा यह जा रहा है कि 27 विधानसभा सीटें जो अशुद्ध हो गई हैं उन्हें हम शुद्ध करेंगे। सालों तक निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन कुछ सालों पहले बैलेट पेपर को विदा कर ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव कराने की शुरुआत हुई और इस बीच ईवीएम के युग में कांग्रेस के हाथ से जनता विश्वास जाता नजर आ रहा है और फिर शुरुआत हुई है कांग्रेस की तरफ से ईवीएम से चुनाव कराने के विरोध की। फिलहाल एमपी में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, जिस पर दल बदल कर मंत्री बने अंतर सिंह कंसाना का कहना है कि कांग्रेस कैसे भी चुनाव करा ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो पुराने कल्चर को वापस लाना चाहती है। मैंने हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो 27 उपचुनाव होना है विधानसभा के, इन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। श्रीलंका जैसे राष्ट्र में अभी विगत दिनों संसद के चुनाव हुए जो बैलेट पेपर से कराए गए। कोरोना काल चल रहा है, उसके बाद जब 71% वोटिंग श्रीलंका में होती है, कोरोना काल में भी 71% वोटिंग हुई। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय भाजपा के नेतागण ये इस चुनाव को कोरोना के नाम से बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जब सारा राष्ट्र मांग कर रहा है कि चुनाव भविष्य के बैलेट पेपर से कराए जाएं, तो 27 चुनाव मध्य प्रदेश में विधानसभा के हैं, तो ये एक एक्सपेरिमेंट होगा, सफल एक्सपेरिमेंट, जहां हम बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करा के कोरोना को भी मात देंगे और भविष्य में लगने वाले प्रश्न चिन्ह को भी हम जवाब दे पाएंगे। नहीं, बैलेट पेपर से क्या हो जाएगा? चाहे जैसे करा लो, बैलेट पेपर से करा लो, ईवीएम से करा लो, फर्क वही पड़ेगा, जनता वही है। ये तो जनता का अपमान कर रहे हैं सज्जन वर्मा जी। नहीं, कैसे भी हो जाए, क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम से करा लो, चाहे जिससे करा लो, जनता तो वही है। ईवीएम में प्रश्न कहाँ से उठ गए? राजस्थान में सरकार नहीं थी, नहीं बनी क्या इनकी? मध्य प्रदेश में नहीं बनी थी क्या? वो क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे क्या? वो भी ईवीएम से हुए थे। देखिए, कांग्रेस वो संस्कृति वापस लाना चाहती है कि बैलेट पेपर लूट कर बूथ कैप्चरिंग करके और चुनाव जीत लिया जाए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो आया, ये इसी को ध्यान में रख के आया कि पहले बूथ कैप्चरिंग की अनेक शिकायतें होती थी। जब से ये सिस्टम लागू हुआ है तब से बूथ कैप्चरिंग की शिकायत बिल्कुल नहीं आती है, ना के बराबर हैं। कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि बैलेट पेपर लूट कर और हम सत्ता प्राप्त कर लें। ये कांग्रेस इसलिए ये बात कर रही है।
तो श्रीलंका की तर्ज पर कहा यह जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि श्रीलंका की तर्ज पर जिस तरह से वर्तमान में चुनाव हुए हैं, कुछ यही परिणाम और कुछ यही चुनाव एक बार फिर मध्य प्रदेश में होना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि ईवीएम से बैलेट पेपर की और चुनाव कराने की मांग आखिर कांग्रेस की क्या है, क्या इसका मकसद है। न्यूज रूम की ओर चलेंगे, संदीप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं समझना चाहूंगा कांग्रेस एक बार फिर ईवीएम से बैलेट पेपर की ओर लौटना चाह रही है, क्या इसका उद्देश्य, क्या इसका मकसद है? सुनील, कांग्रेस का ये पुराना आलाप है। जिस तरह से भी एक बार फिर बैलेट पेपर की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने, तो इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी करती रही है। अगर आप यहाँ पर 2018 पर जाएं, 2018 में ईवीएम के द्वारा वोटिंग हुई और उस दौरान कांग्रेस को कहीं न कहीं यहाँ पर प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता की वापसी हुई। उस समय पर कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम का विरोध नहीं किया, बैलेट पेपर की मांग नहीं की। और आज अब एक बार फिर से अब उपचुनाव होने हैं 27 सीटों पर, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं कहीं अविश्वास जता रही है और कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं रहा ईवीएम मशीन पर, और कांग्रेस की मांग है कि यहां पर बैलेट पेपर। चलिए, कुल मिलाकर संदीप भी कहा जा सकता है कि लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट कृष्ण गोपाल पाठक जी जुड़ चुके हैं। पाठक साहब, बहुत स्वागत आपका ND24 में। नमस्कार। नमस्कार पाठक साहब, मैं समझना चाहूंगा, कहा यह जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि श्रीलंका की तर्ज पर जो चुनाव हुए हैं, अब जब आप चुनाव जीते हैं तब ईवीएम पर सवाल उठाते नहीं हैं, और जब चुनाव एक बार फिर होने वाले हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। क्या तात्पर्य निकाला जाए, क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, कांग्रेस देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, और वह इसी तरह से सभी प्रकार से जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर, लोगों को उकसाकर यह अपने कारनामे को पूरा करना चाहती है। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा जिसके माध्यम से यह पूरी बात समझ में आ सकती है। अभी अभी हमने कल श्री राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम देखा प्रधानमंत्री जी द्वारा 5 अगस्त को, और राहुल गांधी जी का ट्वीट क्या आता है? राहुल गांधी जी बोलते हैं कि देश का माहौल बिगड़ने वाला है। यही ट्वीट राहुल गांधी जी एंड कंपनी ने उस समय भी किया था जिस दिन सीए लाया गया था, सीए लागू किया गया था। तब भी राहुल गांधी ने लोगों को बोला था कि मुसलमान देश के सड़क पर उतरे सीए के विरोध के लिए, और उन्होंने कैसे सड़क पर उतारा था? सरकारी संपत्ति जलाई गई, लोगों को मारा गया, लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ये पूरे देश और दुनिया ने देखा है। आज जो बैलेट पेपर को लेकर सज्जन सिंह वर्मा जी ने प्रश्न उठाया है चुनाव आयोग पे या निर्वाचन प्रक्रिया पर, या फिर हमारी संवैधानिक संस्थाओं की मान मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा को भंग करने की साजिश है। मैं सज्जन सिंह वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, आपको बीजेपी से 5 सीट ज्यादा मिलती हैं, तो आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। छत्तीसगढ़ में आपको पूर्ण बहुमत मिलता है, 2/3 बहुमत मिलता है, तो आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। राजस्थान में आप सरकार में आते हैं तो आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो आप ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी में चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, या जो जीतू पटवारी जी हो, ये सब समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में 1.25 साल के इनके छलावे से जमीन पर इनकी जमीन खिसक चुकी है। जनता की नजर से ये गिर चुके हैं, जनता की नजर से उतर चुके हैं, और इन्होंने अपने ही घोषणा पत्र का या अपने ही जो ये बोलते थे वचन पत्र, उसका 1.25 साल में मुंह काला करने का काम किया है। चलिए सर, तमाम आरोप तो आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही सामने आ रहा है कि आखिर वापस बैलेट पेपर की और कांग्रेस क्यों लौटना चाह रही है? आपने कांग्रेस से सवाल पूछा है और उसका जवाब हमारे साथ हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज साहब जुड़े हुए हैं, वो देंगे। अब्बास जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। अब्बास जी, तमाम आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं समझना चाहूंगा आपसे, ईवीएम से बैलेट की ओर लौटना क्या मायने? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुन रहा था, मेरे मित्र हैं KG पाठक जी, और बड़े हमारे अच्छे युवा नेताओं में से रहे हैं भाजपा के, बहुत पीछे से संगठन में उन्होंने काम भी किया, युवा मोर्चा और कुछ भी। और देखिए, ये होती है एक तरह की परेशानी कि भाजपा जब संक्रमण फैलता है सांप्रदायिकता का, तो वो भी ये कहने लगे कि राहुल गांधी जी ने कहा मुसलमानों सड़क पर उतरो। राहुल गांधी जी ने ऐसी कोई बात भी समाज को लेके नहीं कही थी। संविधान बचाने की बात कही हो तो मुसलमानों से नहीं कहा, आह्वान होता है पूरे देश को होता है, ये कभी नहीं कहा गया कि सरकारी प्रॉपर्टी जला दी, ये सारी चीजें। तो मुझे लगता है कि ये गलत है, उनको अपनी बातों को वापस लेना चाहिए। पर मैं इस मुद्दे पे इस डिबेट को नहीं ले जाना चाहता। यहाँ पर विषय सुनील सबसे बड़ा ये है सुनील जी कि बैलेट पेपर की बात क्यों कर रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा जी। चुनाव आयोग संक्रमण को देखते हुए चुनाव को टाल रहा है। संवैधानिक संकट मध्य प्रदेश में बना हुआ है। श्रीलंका जैसा देश का हवाला दिया है, वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया, कोरोना संक्रमण ना फैले और चुनाव भी हो जाए। यहाँ सिर्फ 27 सीटें हैं, आज पूरे देश की बात नहीं हो रही है। जब हम चुनाव जीते थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तब भी हमने कहा था
जैसा केजी पाठक साहब ने कहा कि हमने तब आवाज नहीं उठाई, तब भी हमारे नेताओं ने कहा था कि इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे जो मुद्दा है ईवीएम को लेकर जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। हम अभी भी अपनी बात पर हैं और आज भी अपनी बात पर हैं। कुल 27 सीटों पर अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, मशीन छूना भी नहीं पड़ेगा, मामले सारे सही हो जाएंगे, संवैधानिक संकट से दूर हो जाएगा। इन्होंने जिनको मंत्री बनाया है, जो विधायक भी नहीं है, वो 6 महीने उनके पूरे होने वाले हैं, जिनमें से 2 के 2 और कुछ दिनों के बाद बाकियों के भी हो जाएंगे। तो क्या करेंगे? अब यहाँ पर चाहूंगा मैं एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि हम बात करें यहाँ पर दल बदल कर मंत्री बनने वाले अंदल सिंह कंसाना का भी ये मानना है कि कांग्रेस कैसे भी चुनाव करा ले, परिणाम बीजेपी के पक्ष में ही आना है। खुली चुनौती। बहुत बढ़िया बात है। मुझे लगता है अंदल सिंह कंसाना जी का अपना परिणाम ही देखने को समझ में आ जाएगा और वो चुनाव लड़ें तो सबसे पहले चुनाव के लिए वो ये कहें खुद कि हाँ हम चुनाव कराने को तैयार हैं, चुनाव होने चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं। अब यहाँ दूसरी बात यह है छोटी सुनील जी कि कुल 27 सीटों पर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा तो क्या कोहराम मच जाएगा, कितनी छोटी चीज है। पर भाजपा जिस तरह से इसका भी विरोध कर रही है, मतलब साफ है कि भाजपा की यारी कहां पर है और भाजपा को डर बैलेट पेपर से क्यों है। कुल 27 सीटें, संक्रमण का मामला, संक्रमण दूर होता है, श्रीलंका जैसा देश करा रहा है बैलेट पेपर से चुनाव। यहाँ 27 सीटों के अंदर बहुत छोटा प्रोसेस है, दूध का दूध पानी का पानी। वक्त की कमी है, मैं इसलिए आपको रोकना चाहूंगा। एक अंतिम प्रतिक्रिया कृष्ण गोपाल पाठक साहब से ले लूंगा। पाठक साहब, कहा यह जा रहा है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसलिए मांग की जा रही है कांग्रेस के द्वारा बैलेट पेपर की ओर लौटने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं अब्बास साहब की इस बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बिना विधायकों को मंत्री बना दिया। अरे आपने तो विधायक नहीं होने के बाद कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये दोहरा विरोधाभास वाली बातें क्यों, दोहरा चरित्र को। दूसरी बात, बैलेट पेपर की ये बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सज्जन सिंह वर्मा अभी ये भूल नहीं पाए हैं कि जमाना बदल गया है। अब वो अगर सोचते हैं कि उस प्रकार से वोट छाप लेंगे जिस प्रकार से उन्होंने वोट छाप छाप के बैलेट पेपर के द्वारा 50 साल तक देश में सरकारें बनाने का काम किया है, तो अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। इसीलिए अंदल सिंह कंसाना जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस जैसे भी चुनाव करा ले, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, कमल के फूल पर विश्वास रखती है और बीजेपी को जिताएगी। और सज्जन सिंह वर्मा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर पिछले जमाने में इतना ही लौटना चाहते हैं तो मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दें। चलिए, तमाम सर आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त की मेरे पास कमी है, इसलिए मुझे इस खास कार्यक्रम को वाइंड अप करना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, अंतिम मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, सवाल मेरा ये है कि जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम का विरोध नहीं किया जाता, लेकिन जब चुनाव आने वाले होते हैं तो बैलेट पेपर की बात की जाती है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम वैश्विक महामारी कोरोना की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना का हवाला दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और कई मायनों में वो चीजें सही भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कोरोना को देखते हुए अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो यहाँ पर पेचीदा है। जिस तरह से अभी निर्वाचन आयोग भी कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी करता चला जा रहा है चुनाव में लगातार, तो यही नतीजा है कि जिस तरह से संक्रमण मध्य प्रदेश में, भोपाल में और अलग अलग जिलों में लगातार बढ़ा है, तो उसके कारण थोड़ी सी समस्या तो है। यहाँ मांग जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की भी अपने आप में अगर हम जायज़ कहें तो कहीं ना कहीं उसको गलत भी कह सकते हैं कि लगातार ईवीएम में लगातार वोटिंग हो रही है और उसके बाद अचानक बैलेट पेपर में वोटिंग की मांग करना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ से परे यहाँ पर नजर आ रहा है। कुल मिला के अगर हम कहें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं यहाँ पर आत्मविश्वास कांग्रेस का गिरा हुआ है, इसीलिए लगातार नए नए प्रयोग की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। जी चलिए संदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। सवाल ये सामने आ रहा है कि यदि आपका आत्मविश्वास गिरा हुआ है तो उस आत्मविश्वास को एक बार फिर आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे 27 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से कोरोना का हवाला देकर बैलेट पेपर की बात की जा रही है, समझ से परे है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में 27 सीटों पर होने वाला उपचुनाव आखिर ईवीएम से होता है या बैलेट पेपर से होता है। लेकिन सवाल यहाँ जनता के लिए भी सामने आ रहा है कि जनता आखिर किसका साथ देगी और मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए बीजेपी या कांग्रेस, बेहतर जनता जानती है। और देखने वाली बात भी होगी कि आने वाले वक्त में बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, भविष्य के घर में छुपा हुआ बड़ा सवाल है। इसी के साथ IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।